मैं प्रभात कुमार आप सभी का MKAV एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आपको हम टॉपिक पढ़ाएंगे कि आप गणित में जो आपका हाई स्कूल का है एग्जाम होने वाला है और ज़्यादा दिन बचे नहीं है, इसलिए 60 तरीके से हम पढ़ाई कैसे करें और 60 तरीके से पढ़ करके बेहतर नंबर हम किस प्रकार से लेकर के आए। आज उस पर हम आपको कुछ टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं। जो टॉपिक है गणित में हाई स्कूल का, वो है आपके पास जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, वो हमारे पास रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण आप जानते हो कि रैखिक समीकरण में हमारे पास जो टॉपिक दिया गया है, रैखिक के आगे आप देखा होगा लिखा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार से होते हैं, जैसे इनको अगर हम कहा जाए सामान्य रूप से तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये x प्लस बी वाई प्लस सी और ये बराबर हमारे पास 0 होता है। इसमें दो चर कौन कौन से हैं? एक चर देखिए x होगा, दूसरा चर हमारे पास y है। इनको ही कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे a, b और c क्या होते हैं। तो इनको लिखा जाता है कि a हमारे पास कामा b जो हमारे दिया गया है, ये दोनों और c भी अगर ले ले तो ये सब हमारे वास्तविक संख्या होते हैं, यानी ये वास्तविक संख्या हैं। इनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जब इनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं और इसमें ये देखा जाता है कि हमारे पास जो a1 ये जो हमारे पास लिखा है, a का अगर स्क्वायर किया जाए और b का भी अगर स्क्वायर किया जाए तो ये 0 के बराबर नहीं आता। तो इसी को हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें x और y ये दो चर हैं और इन्हीं को कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए इसमें क्या क्या सवाल पूछा जाता है। तो इसमें सवाल ये बनता है कि जब भी हमको दिया जाएगा तो हमको दो समीकरण दिए जाएंगे और दो समीकरण किस रूप में दिए जाएंगे। जैसे ये हम जनरल रूप में लिखें तो जैसे लिखा हुआ है a1x प्लस में हमारे पास लिखा होगा b1y लिखा होगा प्लस हमारे पास c1 लिखा हुआ है बराबर में 0। एक समीकरण हमको ये दिया जाएगा जिसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं और एक समीकरण हमको ये दिया जाएगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर में 0। ये दो समीकरण हमको दिए जाएंगे और दो समीकरण से हमसे क्या क्या चीजें पूछेगा, जिसको हम लिख रहे हैं कि इसमें हमसे पूछेगा कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से इसका हल किस प्रकार से होगा। यानी इसका आपसे हल पूछा जाएगा कि हल किस प्रकार का होगा, हल किस प्रकार का होगा। अब हल किस प्रकार का होगा इसको निकालने के लिए हम किस प्रकार से किस ढंग से ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हमारे पास दो तरीका होता है। नंबर एक ये होता है कि इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं। एक पूछा जाता है संगत हल के बारे में, एक कहेगा संगत हल के बारे में और दूसरा हमसे कहेगा कि असंगत हल के बारे में, कि संगत हल और असंगत हल निम्नलिखित में से कौन कौन से होंगे। तो हम बात करें कि संगत हल और असंगत हल हमारे किस प्रकार से होंगे। तो हम एक बार इसको मिटाते हैं और फिर से लिखते हैं कि संगत हल और असंगत हल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि संगत हल और असंगत हल किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए जब भी सवाल आपसे कहेगा कि हमारे पास संगत हल निकालने के लिए आएगा तो देखो संगत हल और हम बात करें कि असंगत हल। अब संगत हल में हमारे पास दो चीजें आएंगी। संगत हल में नंबर एक हमारे पास ये आएगा कि जो ये हमारे पास समीकरण दिया गया है, हमने अभी आपको दो रूप लिखा था समीकरण का, एक बार फिर से लिख के दे रहे हैं कि ये हमारे पास जनरल रूप है समीकरण का, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y और प्लस में c2 बराबर में 0। ये दो समीकरण हमको इस प्रकार से दिए गए हैं। अब इसमें हमारे पास दो कंडीशन होता है। अगर हम इनको देखें तो हम कुछ इस प्रकार से चेक करते हैं कि a1 और बटे में a2 और बराबर हमारे पास लिखा है b1 बटे में b2 और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। एक तो हमारे पास ये कंडीशन होता है और दूसरा इसी में हमारे पास जो कंडीशन होता है वो a1 बटे में a2
बराबर हमारे पास है b1 बटे में b2 बराबर है c1 बटे में c2। दूसरा कंडीशन हमारे पास ये होता है, अगर हम यहाँ से मान को रखें और रखने के बाद इसमें रखें, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास संगत हल लगता है। और दूसरा, अगर हम इसमें रखें और देखें अगर तीनों बराबर हो जाता है तो भी हम कह देंगे कि ये संगत हल लगता है। अब देखिए असंगत हल के बारे में हम किस प्रकार से डिस्कशन करेंगे। तो असंगत हल जो हमारे पास होगा वो हम कुछ इस प्रकार से निकालेंगे, a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 और बराबर नहीं होगा ये c1 बटे में c2 के। अगर ये आपस में बराबर नहीं है थर्ड वाला तो इसको हम कहेंगे कि ये असंगत हल रखता है। अब देखिए आगे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, आगे कहेगा आपसे कि अगर ये आपसे कह रहा है कि संगत असंगत, तो आपने देख लिया संगत असंगत, लेकिन अगर आपसे कहता है ये बताइए कि कौन अद्वितीय हल लगता है। अगर अद्वितीय हल लगता है तो मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास अगर इस तरीके से हो जाता है तो ये हमारे पास अद्वितीय हल रखता है। इसको हम लोग कहते हैं कि अद्वितीय हल होगा। अब अगर ये आपने निकाला और देखा बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल को कहा जाता है कि केवल एक हल होगा, सिर्फ एक ही हल होगा। ये मतलब लिख रहे हैं केवल एक ही हल होगा। अब हम बात करें कि केवल एक ही हल होगा। अभी हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से लिखेंगे केवल एक ही हल होगा। तो इसमें केवल एक ही हल होगा। इसकी बात करें कि अगर तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसको कहा जाता है अनेक हल होंगे, अनेक हल होगा। और अगर अनेक हल होगा इसका मतलब कहते हैं कि इसमें बहुत सारे हल होंगे, मतलब अनंत हल भी कहा जाता है कि अनंत हल होगा। और अनंत हल होगा तो इसी को कहा जाता है कि इसको समपाती भी कहा जाता है कि ये हमारे पास समपाती भी होते हैं। समपाती का मतलब ये होता है कि एक के ऊपर दूसरी लाइन होकर के जाती है। तो अगर आपसे पेपर में कहा जाता है कि अद्वितीय हल कौन सा होगा तो आप ये निकालिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो आपके पास अद्वितीय हल आ जाएगा। अगर आप निकालते हो a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के और बराबर हो जाता है c1/c2 के, तो आप कह सकते हो इसके अनेक हल होंगे। अनेक का मतलब अनंत हल होगा। लेकिन अगर आपने निकाला a1/a2 निकाला बराबर b1/b2 निकाला बराबर नहीं है अगर c1/c2 के, तो आप कह सकते हो कि इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। और जब कोई हल नहीं होता है इसका मतलब ये जो रेखा होगा इसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास समांतर रेखा होता है। अब हम बात करें कि अगर हमारे पास इस तरीके से है तो ये हम लिख सकते हैं। संगत के बारे में कहा कि जिसमें हमारे पास अद्वितीय हल हो उसको हम संगत कहेंगे, या जिसमें अनंत हल होगा उसको हम संगत कहेंगे, या हम कहेंगे मान लीजिए असंगत की बात आती है जिसमें कोई हल नहीं निकलेगा वो असंगत होगा। अब हम इन पे चलते हैं और एक एक करके देखते हैं और इसके ग्राफ पे देखेंगे और इसका देखेंगे सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है। तो एक बार हम देखते हैं, इसको मैं डाल रहे हैं, फिर देखते हैं कि क्या होगा हमारे पास। अब हम एक एक चीजों पे डिस्कस करते चलेंगे कि एक एक चीजें हमारे पास किस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए हमने अभी कहा कि हमारे पास जैसे संगत है और संगत में हमारे पास है अद्वितीय हल। संगत और संगत में हम बात कर रहे हैं अद्वितीय हल की, कि अद्वितीय हल किस प्रकार से होता है। तो ये हम बात कर रहे हैं अद्वितीय हल के बारे में। अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट में कहता है कि ये अद्वितीय हल लगता है तो आप किस प्रकार से हल करोगे। सबसे पहले इसके हम ग्राफ के बारे में बात करें कि हमारे पास ग्राफ किस प्रकार से होगा, अद्वितीय हल का ग्राफ कैसे होगा। और इसके बाद हम बात करें कि अद्वितीय हल का ग्राफ हमारे पास किस प्रकार से होगा। हम दूसरा इसी में बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास अनंत हल है तो उसका ग्राफ किस प्रकार से होगा, अनंत हल, और उसका ग्राफ किस प्रकार से होगा। इसके बाद हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई हल नहीं होगा तो उसका ग्राफ किस प्रकार से होगा। अगर कोई हल नहीं है तो हमारे पास इसका ग्राफ जो है वो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे हमारा अद्वितीय ग्राफ हमारे पास अद्वितीय हल में ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमारे पास किस प्रकार से डिफाइंड होगा। ये हमारा y अक्ष है,
ये हमारे पास x अक्ष है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो एक रेखा हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगी और दूसरी वाली रेखा कुछ इस प्रकार से होगी, जहां पे एक ही बिंदु पे काट रहे हैं, इसको कहेंगे कि ये अद्वितीय हल रखता है। इसका मतलब सिर्फ एक ही हल होगा। अगर एक लाइन पे कट रहा है एक पॉइंट पे तो सिर्फ एक ही हल होगा इसका। तो अब हम बात करते हैं अनंत हल के बारे में कि अनंत हल का ग्राफ क्या होगा। तो ये सेकंड हमारे पास समीकरण की ग्राफ है, ये हमारे पास फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला। हम चलते हैं अनंत पे। तो अनंत पे देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो इसमें भी हमारे पास ये y अक्ष है और ये हमारे पास x अक्ष है। अब अनंत में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहला समीकरण हमने सॉल्व किया और हमारा ग्राफ इस प्रकार से आया, ये हमारे पास ग्राफ आया, और जो दूसरा समीकरण हल करें उसका भी ग्राफ अगर इसी के ऊपर से होकर के गुजर जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ये अनंत हल होगा। और इस रेखा को हम कहते हैं कि ये संपाती रेखा होती है। संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा होकर के जा रही है। देखिए अलग अलग कई पॉइंट पे देखो ये काट रहा, एक पॉइंट, दो पॉइंट, कई पॉइंट पे काटा, तो इसलिए इसके बहुत सारे हल होंगे, अनंत हल होगा। और इसमें देखो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट किया है, इसलिए इसके अद्वितीय हल या इसी को कहा जाता है केवल एक ही हल होगा। लेकिन हम चलते हैं, अगर हमारे पास कोई हल नहीं होगा तो उसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। तो जैसे ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब इसका जो ग्राफ होगा तो एक मान लीजिए पहला समीकरण हमने सॉल्व किया और उसका ग्राफ आया ये, और हमने दूसरा हल किया उसका ग्राफ ये वाला आया। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे कहीं भी कट नहीं कर रहा है, यानी कहीं भी ये दोनों रेखाएं आपस में नहीं काटेंगी, समांतर रेखाएं होंगी, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो जो कोई हल नहीं होगा उसके लिए हमारे पास जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, यानी ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस प्रकार से हमने तीनों ग्राफ के बारे में डिस्कस किया कि अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन क्या होता है। एक बार आपको फिर से बता दें क्या क्या कंडीशन होगा। इसमें हम जब दो समीकरण को सॉल्व करेंगे a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होगा तो इस प्रकार का ग्राफ होगा और हल जो रखेगा वो अद्वितीय हल रखेगा। इसके बाद अनंत में हमने अभी लिखा था कि a1/a2 होगा, ये बराबर हो जाएगा b1/b2 के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा c1/c2 के। अगर तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये अनंत हल रखेगा और इस प्रकार का ग्राफ होगा। अगले पे बात करें कि a1/a2 हो जाए बराबर b1/b2 हो जाए, बराबर नहीं हो अगर c1/c2 के, तो इसमें हम बात करें तो इसमें हमारे पास कोई भी हल नहीं रखेगा। अब हमने सब पे डिस्कस कर लिया है। अब एक सवाल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। तो चलते हैं और देखते हैं क्या होगा आगे। संगत और असंगत पे हमने डिस्कस कर लिया, ग्राफ हमने बना लिया, किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करोगे ये हम देख लेते हैं। अब देखते हैं बहुविकल्पीय में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो जैसे हमने क्वेश्चन लिखा कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो समीकरण दिया गया, एक समीकरण दिया गया है कुछ इस तरीके से 2x प्लस में दिया गया है 3k दिया गया है और प्लस में दिया गया है 5 और बराबर में 0 दिया गया है। एक समीकरण हमको ये दिया है तथा हमें दूसरा समीकरण दिया गया है। मान लीजिए ये दिया गया है 2x प्लस में दिया गया है यहाँ पे 5y दिया गया है प्लस में 6k मान लीजिए दिया गया है बराबर 0 दिया गया है। ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं और कह रहा है कि एक समीकरण तथा दूसरा समीकरण के अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे निकालोगे, हमारे पास दो समीकरण दिया गया है, जैसे ये दिया गया 2x प्लस 3k दिया गया है प्लस 5। आप इसको सबसे पहले लिख लीजिए कि क्या दिया गया है, आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए 2x प्लस 3k प्लस 5 बराबर 0। और एक समीकरण हमको दिया गया है, दूसरा वाला हमको दिया गया वो भी दिया है 2x और प्लस में दिया है 5y और प्लस में 6 बराबर में 0 दिया है। ये दो समीकरण दिया गया है, दो समीकरण को हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया। अब हमने जनरल रूप वाला समीकरण क्या पढ़ा है, सामान्य रूप समीकरण हमने पढ़ा है दो चर वाले के लिए। रूप समीकरण जो हमने पढ़ा है देखते हैं वो क्या है, और वो हमारे पास होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है। और इसी प्रकार से दूसरा वाला a2x प्लस b2y और प्लस में c2 बराबर में 0 होता है। इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया।
और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 4 मान लिया। अब हम क्या करें कि पहले वाले का समीकरण नंबर 3 से तुलना कर लें और दूसरे वाले का समीकरण नंबर 4 से तुलना कर लें। इससे हम a1 और a2 निकाल लें, क्या होगा। तो अगर हम इससे तुलना करें, मान लीजिए समीकरण 1 और 3 की अगर तुलना करें, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 व समीकरण 3 की तुलना करने पर, समीकरण 3 की तुलना करने पर, तो अगर हम तुलना करें, देखो a1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ, तो a1 बराबर हमने लिखा 2, b1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 3k लिखा, देखो पूरा पूरा लिया जाएगा और यहाँ चिन्ह के साथ में लिया जाएगा। इसका मतलब b1 बराबर 3k है और उसके आगे प्लस है तो प्लस लिखा नहीं जाता है, तो ये 3k हो जाएगा। c1 की जगह पे देखें हमारे पास क्या है, तो c1 बराबर हमारे पास 5 दिया गया है। आगे हम देखते हैं इसकी अगर तुलना करें यहाँ पे कि हमारे पास समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 की अगर तुलना करें, तो समीकरण 2 और समीकरण 4 की अगर तुलना करते हैं, जैसे समीकरण 2 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, अब अगर इसकी हम तुलना करें तो देखिए क्या हो जाएगा। देखो a2 की जगह पे कितना है, a2 की जगह पे 2 है, तो a2 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। b2 की जगह पे क्या है, b2 की जगह पे 5 है, तो ये b2 बराबर हमारे पास 5 हो जाएगा। c2 की जगह पे क्या है, c2 की जगह पे 6 है, तो c2 बराबर हमारे पास 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना होगा, अब हमारे पास लिखा हुआ है, ध्यान ये देना है कि अद्वितीय हल लगता है, तो अद्वितीय हल के लिए हमारे पास सूत्र क्या होगा, सूत्र हमारे पास होगा जो भी हमने पढ़ा है, a1 बटे में a2 और बराबर नहीं होगा b1 बटे में b2 के। ये हमारे पास अद्वितीय का सूत्र होता है और इसमें ले जाकर के मान रख दे। a1 की जगह पे 2 है तो a1 की जगह पे 2 रख दिया, a2 की जगह पे 2 है तो a2 की जगह पे 2 रख दिया, बराबर नहीं है। b1 की जगह पे क्या है, b1 की जगह पे 3k है, b1 की जगह पे हमने 3k रख दिया। b2 की जगह पे क्या है, b2 की जगह पे 5 है, b2 की जगह पे 5 रख दिया। इनको हल कर लेते हैं, हल करने का इससे चाहे गुणा कर दे, चाहे इसको काट दे, एक बना ले तो गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10 हो जाएगा, चलिए यहाँ पे साल की दर है, 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, और इधर हल करेंगे तो ये 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी बराबर नहीं होगा 6 के। फिर हम इसको सॉल्व करें तो k बराबर हमारे पास हो जाएगा 10 बटे में 6 हो जाएगा। इसको अगर काट दे तो k बराबर, ये 2 से काटे तो 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, इसका मतलब k का वैल्यू जो 5/3 आया है, इसके लिए ये क्या होगा, अद्वितीय हल रखेगा। तो इस प्रकार से हम सवाल को हल कर सकते हैं जब अद्वितीय का सवाल पूछेगा तब। अगर यहीं पे सवाल हमसे कोई और पूछता, मान लीजिए ऐसे कहता अनंत हल लगते हैं, तो हम अनंत हल का फार्मूला लगाते और इस प्रकार से सॉल्व कर लेते। अगर कहता कोई हल नहीं है तो भी हम इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते थे। अब बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा तो आप इसको और सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे हमने लिख के बताया, ये लिख करके सॉल्व कर सकते हो। बहुविकल्पीय में होगा तो आप सीधे सीधे चार जाओगे, तुलना करके इस प्रकार से आप मान निकाल सकते हो। तो ऑप्शन में जहां भी आपको ये मिलेगा आप वहां पे इसको टिक कर सकते हो। देखिए हमने ये आपको बता दिया है कि आपका अगर लिखने के लिए आता है तो 2 से जो 3 नंबर में पूछा जाएगा, कुछ इस प्रकार से इसको लिखिएगा, पहले समीकरण लिख लीजिएगा, फिर तुलना कर लीजिएगा, इस तरीके से लिख करके, और ये हमारे पास सूत्र और ऐसे आपको वैल्यू निकालना है। लेकिन अगर ये बाईचांस बहुविकल्पीय में आ जाता है तो फिर आपकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इतना आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ये सब लिख करके दिखाना है, ना कुछ दिखाना है। आपको सीधे सीधे क्या करना है कि ऊपर आपको क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब आपको कुछ करना नहीं यहाँ पे, बस सिर्फ आपको सीधे सीधे जानना है कि हमारे पास a1 है। आप ना जान पाएंगे तो ऐसे लिख लीजिएगा, a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, a2 हो गया, b2 हो गया, c2 हो गया, और आप अद्वितीय के लिए लगाइएगा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। इस प्रकार से रफ में आप कर लीजिएगा और फिर उठा के आप जैसे मान रखोगे 2 बटा 2 बराबर नहीं है, ये हमारे पास 3 के और बटे में 5, और इस प्रकार से इसको हल करोगे तो ये अभी हमने वैल्यू निकाला ही था, ये आ जाएगा k की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगा 5/3, और ऑप्शन में आपको जहां मिलेगा k बराबर नहीं है 5/3 के, वहां पे आपको टिक करना है। मान लीजिए लिखा हुआ है k बराबर है 5/3 को, तो k बराबर वाला नहीं टिक करना है, आपको ये वाला टिक करना है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करके बहुविकल्पीय में भी सवाल को लगा सकते हो। अब हम चलते हैं दूसरे पे, जिसमें कहता है कि अनंत हल लगता है। अगर अनंत हल लगता है तो उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो देखते हैं क्या है। अनंत हल अगर लगता है तो उसको हम कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको बदल दिया, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, इसमें अनंत हल लगता है
और यहाँ पे मान लीजिए ये लिख देता है कि जिसके अनंत हल है तो किस प्रकार से हल करेंगे, तो कहेगा k की वैल्यू ज्ञात करो। तो अनंत हल के लिए मान लीजिए हमने लिखा कि यहाँ पे हमारे पास है 2x और प्लस में हमने लिखा कि यहाँ पे मान लीजिए चलते हैं 3k हो जाता है, प्लस में 5 हो जाता है और बराबर में 0 है। तथा दूसरा भी दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख लिया 10x, मान लीजिए हमने लिख लिया यहाँ पे 10x लिखा हुआ है और मान लीजिए दूसरा हमारे पास जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 15y लिखा हुआ है और प्लस में मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे और ये लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है और बराबर में लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है और आपसे कह रहा है कि अनंत हल है, अनंत हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हमारे पास किस प्रकार से इसको हल करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हमने कहा दोनों को लिखना है आपको कुछ इस तरीके से, आप इसको सबसे पहले लिख लीजिए। मान लीजिए इसको आपने सबसे पहले लिख लिया यानी ये 0 हो गया और इसके बाद हमने दूसरा ले लिया, मान लीजिए ये 10x है और प्लस में हमने ले लिया यहाँ 15y लिखा हुआ दूसरा समीकरण और प्लस में 25 और बराबर में 0 लिखा हुआ, इसको माना समीकरण नंबर 1, इसको माना समीकरण नंबर 2 और फिर हमने सामान्य रूप समीकरण लिखा और सामान्य रूप से हमने इसकी तुलना कर ली, सामान्य रूप समीकरण और उससे हमने तुलना कर लिया तो ये a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा a2x प्लस b2y और प्लस में c2 बराबर 0, इसको हमने माना समीकरण नंबर 3 और हमारे पास दूसरा हो गया समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण आप 3 और 1 से तुलना कर लीजिए, समीकरण 3 और 1 से जब आप तुलना करोगे तो a1 की वैल्यू आप लिखोगे a1 बराबर हमारे पास 2 और b1 की तुलना करोगे तो b1 बराबर हो जाएगा 3k। इसी प्रकार से c1 की तुलना करोगे तो c1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रकार से समीकरण जब आप 2 और 4 की तुलना करोगे तो a2 आ जाएगा, a2 बराबर आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा b2 और b2 बराबर आ जाएगा यहाँ पे 15 और यहाँ पे जो c2 आ जाएगा और c2 बराबर हमारे पास 25 आ जाएगा। ये दोनों हो गया। अब हमारे पास फार्मूला सूत्र है कि हमारे पास अनंत हल अगर रखता है तो अनंत हल के लिए सूत्र जो हमारे पास है, अनंत हल के लिए सूत्र वो होता है, क्या होता है, a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 बराबर है c1 बटे में c2। रख देते हैं मान को, a की वैल्यू 2 है, 2 रख दीजिए यहाँ पे, a2 की वैल्यू 10 है, 10 रख दीजिए और यहाँ पे फिर हमारे पास b1 की वैल्यू 3k है, 3k रख दीजिए। इसके बाद हमारे पास b2 की वैल्यू 15 है, b2 की वैल्यू 15 रख दीजिए। c1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, c1 की वैल्यू 5 रख दीजिए। c2 की वैल्यू 25 है तो यहाँ पे 25 रख दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि तीनों बराबर है कि नहीं बराबर, क्योंकि उसने पहले कह दिया है अनंत हल लगते हैं, अगर अनंत हल लगता है तो इसका मतलब ये आपस में बराबर होगा। ये आपको नहीं देखना है कि बराबर होगा कि नहीं होगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। हल करने के लिए चाहे ये आप ये और ये लेकर के हल कर लीजिए, चाहे ये और ये लेकर के हल कर लीजिए, दोनों से आंसर आ जाए तो कोई एक ले लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है, तो हम फर्स्ट और सेकंड लेकर के फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर तो इसको अगर हम हल कर दें तो ये हम हल कर सकते हैं। इसको देखिए कैसे हल करेंगे, इसको इधर गुणा कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 और गुणे में 15 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट दे दे रहे हैं 15 दूना 30 हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 10 तिया 30 और k हो जाएगा तो k की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 30 और बटे में 30 हो जाएगा। दोनों को अगर हम काट दें तो ये हमारे पास हो जाएगा k बराबर 30 30 कटेगा 1, इसका मतलब k की वैल्यू 1 पर ये अनंत हल इसका होगा। उसने कहा था k का मान ज्ञात कीजिए, तो k बराबर 1 होने पर इसके अनंत हल होंगे। यहाँ लिखे दे रहे हैं कि k यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि k बराबर 1 होने पर अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर पेपर में पूछा जाता है, अगर क्या पूछा जाता ही है, एक ना एक सवाल पूछा जाएगा, चाहे अनंत के लिए पूछा जाए, चाहे द्वितीय के लिए, चाहे कहे कि कोई हल नहीं होता है। ठीक है।